दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आधुनिक भारत की जो प्रमुख घटनाओं का कालानुक्रम है, जो यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और यूपीएससी में तीनों हर एग्जाम में लगभग एक कालानुक्रम लगाने को पूछता है। उसको हम लोग आज बढ़िया से देख लेते हैं, तो आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। आप यहाँ से क्रोनोलॉजी वाले जितने क्वेश्चन आते हैं उसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले भी हमने क्रैश कोर्स डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो क्रैश कोर्स आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप सोच नहीं सकते हैं उतना बेनिफिट हो जाएगा आपको। बार बार 2-3 बार पढ़ लेंगे उसको तो आपका मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, आरओ यूपीपीसीएस के लिए आप सफिशियंट है उतना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो पहला है इसमें क्रोनोलॉजी में आधुनिक भारत का की घटनाओं का कालानुक्रम में पूछता है, उसी को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले औरंगजेब के बारे में देखते हैं। 1707 में क्या हुआ था? तो 1707 में औरंगजेब की 3 मार्च को अहमदनगर में मृत्यु हो गई। तो ये भी पूछ सकता है कि उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा, अहमदनगर में उसकी मृत्यु हुई थी। अहमदनगर में, ठीक है, अहमदनगर में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक। राजकुमार मुअज्जम का बहादुर शाह प्रथम के रूप में मुगल का वो बादशाह बना, मुगल साम्राज्य का बादशाह बना वो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम पे 1707 से 1712 तक वो रहा। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें। अगला पॉइंट है इसमें कि 1708 में क्या हुआ था? 1708 में साहू का मराठों के प्रमुख छत्रपति जो है, साहू का मराठों के प्रमुख के पद पर राज्याभिषेक 1708 में हुआ। 1708 में ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु को पूछता है, तो 1708 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, और अगला है कि बंदा बहादुर सिखों का नेता बना। तो बंदा बहादुर सिख का नेता बन गया। ठीक है, अगला है इसमें कि 1712 में जहांदार शाह सिंहासन रूढ़ हुआ, मतलब कि सत्ता में, अगला जो है सत्ता में बैठा वो, या मुगल का बादशाह बना वो। ठीक है, फारूक शेर को पूछता है। फारूक शेर को 1713 ईस्वी में वो सिंहासन में बैठा था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे हम लोग। अब बनते ही 1717 में जजिया कर को समाप्त कर दिया इसने। जजिया कर समाप्त हुआ। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पेशवा बने। तो इसको करेक्शन थोड़ा करिए यहाँ पे, ये लागू किया था। ठीक है, दोबारा इसने लागू कर दिया था, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिया इसको। देखिए, फारूक शेर ने दोबारा लागू किया इसको। ठीक है, दोबारा लागू किया, समाप्त नहीं किया। इसको काट देते हैं, ये समाप्त नहीं किया था, दोबारा लागू किया। ठीक है, तो याद रखेंगे जजिया कर को दोबारा लागू किया किसने? तो जजिया कर को दोबारा लागू किया था फारूक शेर ने। किसने समाप्त किया था? तो 1712 में जहादार शाह ने समाप्त कर दिया था इसको। तो कभी पूछेगा किसने समाप्त किया था पहले, तो ये समाप्त किया था जहांदार शाह ने। ठीक है, जजिया समाप्त जहांदार शाह ने 1712 में किया था, समाप्त किया। पुनः जो है फारूक शेर ने लागू किया। ठीक, तो ये बात है, थोड़ा गड़बड़ दे दिया था हल्का सा। तो कुछ पॉइंट इसमें थोड़ा मतलब कि जो होगा उसे सही करवा दूंगा मैं। अगला है बालाजी विश्वनाथ मराठा का साम्राज्य के पेशवा बने। तो बालाजी विश्वनाथ जो है पेशवा बने 1713-1720 में पेशवा रहे। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ याद रखेंगे इसको। अगला सैयद बंधु अब्दुल्ला खां वजीर तथा हुसैन अली मीर बख्शी नियुक्त हुआ। तो ठीक है, इस फारूक शेर के समय ही फारूक शेर को जहांदार साहब को मार के फारूक शेर सिंहासन में बैठा था। तो ये जो थे किंग मेकर थे ये दोनों भाई, सैयद बंधु जिसको कहते थे। अब इन्होंने क्या किया कि मतलब कि ये लोग वजीर बने और मीर बख्शी अपने आप को नियुक्त कर दिए। ठीक है, अगला है 1717 में फारूक शेर ने अंग्रेजों को हुगली में 3000 रुपये वार्षिक पर व्यवसायिक फरमान जारी कर दिया। तो पूछता है कि फरमान कब जारी किया था? तो याद रखेंगे हम लोग इसको, फरमान को। फरमान जारी किया था 1717 में। 1719 में फारूक शेर की हत्या हो गई थी। तो पूछ सकता है कि फारूक शेर की हत्या कब हुई थी? तो 1717 में हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। 1717 में फारूक शेर की हत्या हो गई। मोहम्मद शाह रंगीला सम्राट बना 1719 के बाद में, मोहम्मद शाह रंगीला सम्राट बना। ठीक है, 1720 में बाजीराव प्रथम जो है मराठों के नए पेशवा बने और सैयद बंधुओं का पतन हो गया। तो इसमें इसके बाद में सैयद बंधुओं का पतन इसी समय 1720 में हो गया। 1722 में शहादत खां जो है अवध का नवाब बना। तो अवध का नवाब 1722 में शहादत खां बना था, इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। और उसके बाद में जो है 1724 में आसफ जाह निजाम उल मुल्क दक्कन में निजाम के रूप में स्वतंत्र, लगभग स्वतंत्र हुआ। 1724 में निजाम उल मुल्क, जिसको आसफ जाह कहते थे, निजाम के रूप में स्वतंत्र हुआ। ठीक है, 1737 में बाजीराव प्रथम का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। दिल्ली पर आक्रमण बाजीराव प्रथम का 1737 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ा सा क्या अच्छे से याद रखेंगे इसको। कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था, नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। मराठों ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा वसीन अधिकृत कर लिया था। ठीक है, तो पूछता है मराठों ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा वसीन को अधिकृत कब किया था? तो 1739 में किया था।
ठीक है, 1739 को हम लोग याद रखेंगे। 1739 काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये 1739। ठीक, अगला है कि बालाजी बालाजी बाजीराव पेशवा बने और कार्यकाल उनको 1740 से 1761 तक था। और अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब बना। तो कौन बना बिहार और उड़ीसा का नवाब? अलीवर्दी खां। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अलीवर्दी खां जो है। ठीक, अगला डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडुचेरी का गवर्नर बना। तो डुप्ले गवर्नर जनरल बन के कब आया था? अपना गवर्नर बन के डुप्ले कब आया था? तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि आया था वो 1742 में। डुप्ले जो है फ्रांसीसी बस्ती पांडुचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ था। और प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 1748 में कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लॉर्ड बोर्डिन ने मद्रास जीत लिया। और 1748 में पूछता है एक्सला सैपल की संधि कब हुई थी? तो 1748 में, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 1748 में एक्सला चैपल की संधि हुई थी। ठीक है, एक्सला सैपल की संधि मद्रास और अंग्रेजों, इसमें क्या हुआ? मद्रास अंग्रेजों को लौटाया गया। 1748 में ही क्या हुआ था? तो अहमद शाह मुगल सम्राट बना था। तो अहमद शाह मुगल सम्राट कब बना था? तो 1748 में बना था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, 1749 में साहू जी की मृत्यु हो गई और राजा राजा राम तथा ताराबाई का पोता राजा राम द्वितीय जो है छत्रपति बना। तो साहू जी की मृत्यु पूछ लेता है कभी कभी, तो याद रखिएगा 1749 में साहू जी की मृत्यु हो गई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हो गया कब हुआ था? 1749 में से 1754 में। ठीक है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये किसके किसके बीच हो रहा है? तो ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? तो यहाँ पे दो लोग उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहे हैं। इसको मैंने क्रैश कोर्स में अपने बताया, उसको देख लीजिएगा। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध याद रखिए बस, 1749 से 1754 के बीच में हुआ। 1751 में लॉर्ड क्लाइव ने अर्काट विजित किया तथा मद्रास को सुरक्षित किया। तो इसने क्या किया था कि जो चंदा साहब थे वो जो है जाके घेरे। चंदा साहब जो थे वो अर्काट के वो या कर्नाटक के सम्राट बन गए थे चंदा साहब। ठीक है, और उनको फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे चंदा साहब को। चंदा साहब उनके फ्रांसीसियों के समर्थन से चंदा साहब जो है कर्नाटक के वो बन गए, राजा मान लीजिए बन गए। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो लोग जाके एक किला था जहाँ पे जो चंदा साहब का जो प्रतिद्वंदी था मुजफ्फर जंग, तो मुजफ्फर जंग जो थे उसी का बेटा जाके छुपा हुआ था एक किला था, किले में। उसी किले के लोग घेरे थे फ्रांसीसी और चंदा साहब मिलके। और उसका फायदा क्या उठाया क्लाइव जाके उसके घर में आक्रमण कर दिया, चंदा साहब के घर में जाके आक्रमण कर दिया। और आरकाट उनकी राजधानी थी, उसके में उस पर जो है कंट्रोल कर लिया अपना। ठीक है, तो बहुत दिमाग लगा दिया था। तो 1751 में क्लाइव ने आरकाट पर आक्रमण कर दिया। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये तो समझ में आया होगा कि जो क्लाइव था, सेकेंड वर्ल्ड वार करें, सेकेंड जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, उसमें जो चंदा साहब थे और मुजफ्फर जंग लड़ रहे थे और चंदा साहब को समर्थन कर रहे थे फ्रांसीसी और मुजफ्फर जंग का सपोर्ट करते हैं अंग्रेज। चंदा साहब ने उसको मुजफ्फर जंग को हरा दिया। मुजफ्फर जंग का जो लड़का था भाग के जाके एक किले में छुप गया। उसे किले की किलेबंदी कर रहे थे, किले की घेराव किए थे चंदा साहब और फ्रांसीसी डुप्ले ने। ठीक है, उसी का फायदा उठा के उनकी राजधानी पे अटैक कर दिया क्लाइव ने 1751 में। ठीक है, तो दिमाग लगा दिया था। फिर 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। अगला पॉइंट जो है 1754 को में डुप्ले को घर अपने बुला लिया गया। और अगला है आलमगीर द्वितीय जो है मुगल सम्राट बना। फिर है बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु। ठीक है, सिजाउद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना, उसने अंग्रेजों से कलकत्ता जीत लिया। सिजाउद्दौला ने अंग्रेजों से कलकत्ता जीता। ठीक है, फिर 1757 में क्या हुआ? इसी में देखिए 1756 में ही ब्लैक होल की घटना हो गई, काल कोठरी घटना हो गई, जिसमें 123 के आसपास लोग जो थे एक कोठरी में बंद होने की वजह से सिराजुद्दौला उनको बंद किया था। और उसी में दम घुटने से अंग्रेज थे सारे। वो जब कलकत्ता जीता उसने, तो उस वहीं पे इन लोगों को कैद किया। एक जो है घर, एक रूम में कैद किया, छोटा रूम था। और उसके बाद भूल गया शायद क्या हो गया, उसी में वो लोग सारे लोग मर गए दम घुटने से। तो उसको ब्लैक होल की घटना कही जाती है। इसको भी पूछता है, ब्लैक होल की घटना 1756 में हुआ था सिराजुद्दौला के समय में कलकत्ता में। 1757 में अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली और आगरे पर आक्रमण हो गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कौन सा महत्वपूर्ण बात है? तो 1757 में अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली पर और आगरे पर आक्रमण हो गया। नादिर शाह 1739 में किया था। 1757 ईस्वी में
दिल्ली पर और आगरे पर आक्रमण कौन किया था? तो अहमद शाह अब्दाली। और उसी समय प्लासी का युद्ध हो गया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, इसी में धोखा दिया था उसने, ठीक है। और क्लाइव जो है फोर्ट विलियम का गवर्नर बना। फोर्ट विलियम का गवर्नर मतलब था कि जो कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम बना था, फोर्ट विलियम जो बना था, तो उसी का गवर्नर कौन बना? तो रॉबर्ट क्लाइव बन गया, ठीक है। अब यहीं से गवर्नर की प्रथा शुरू होगी। इसके बाद में धीरे धीरे वारेन हेस्टिंग बन गई। क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग बनेगा। तो वारेन हेस्टिंग आएगा तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा मामला चलेगा। तो 1757 में ये तीन चार चीज हुआ, इसको याद रखेंगे हम लोग, पूछ सकता है। 1758 में मराठों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। तो 1758 में मराठों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो इसी समय हो गया 1758 से 63 के बीच में। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1758 से 63 के बीच में हुआ, ठीक है। 1759 में सम्राट आलमगीर के पुत्र अली गौहर का विद्रोह। 1759 में सम्राट आलमगीर के पुत्र अली गौहर का विद्रोह हुआ, ठीक है। और गाजी उद्दीन द्वारा सम्राट आलमगीर द्वितीय का वध कर दिया गया, ठीक है। 1760 में, ये थोड़ा बढ़िया बात है, 1760 में जो है अंग्रेजों ने बंडीबास के युद्ध को जीत लिया। तो बंडीबास का जब युद्ध जीता तो उसमें क्या हुआ? जो फ्रांसीसी थे उनका हालत खराब हो गई। इसमें बंडीबास के युद्ध में मराठों ने उदयगिरी के युद्ध में निजाम को हरा दिया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया सब। इससे पहले कौन बना था? तो मीर जाफर बना था। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना 1760 में, ठीक है। और 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया। ये बात तगड़ी है, जिसको हमको याद रखना पड़ेगा कि जो है मराठों का जो है अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ और इसमें जो है आर पार की लड़ाई हुई और इसमें मराठे एकदम बर्बाद हो गए, ठीक है। अगला है 1761 से 1772 के बीच में माधवराव जो है पेशवा बने। 1763 में मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बन गया। तो अंग्रेजों ने फिर से मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया इसमें। 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया। तो बक्सर का युद्ध 1764 में, ठीक है। 1765 में नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब इसमें जो है यहीं पे संधि हो जाती है। कई संधियां होती है, इलाहाबाद की संधि 1, संधि 2, दो संधि होती है यहाँ पे। फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने 1765 में नजमुद्दौला को बंगाल का गवर्नर बना दिया, नवाब बनाया सब। और क्लाइव जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में दूसरा कार्यकाल अपना संभाल लिया, ठीक है। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुई और इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हो गई, ठीक है। अगला है 1767 से 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। देख रहे हैं कैसे क्रोनोलॉजी चल रही है? तो क्रोनोलॉजी ऐसे ही चलती है। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो है युद्ध कब हुआ? मैसूर का 1767 से 1769 के बीच में मैसूर युद्ध हो गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। अंग्रेजों ने अपमानजनक शर्तों पर हैदर अली से मद्रास की संधि की। तो इसमें जो है हैदर अली ने इनको हरा दिया और अपमानजनक जो है संधि करनी पड़ी किसको? तो हैदर अली से मद्रास की संधि की है सब। अब अंग्रेजों ने अपमानजनक शर्तों पर हैदर अली से संधि की, हैदर अली ने जीत लिया, फिर जो है संधि करना पड़ा इन लोगों को, ठीक है। ठीक, उसके बाद 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल पड़ा कहाँ पे? बंगाल में। 1772 में मराठों ने सम्राट शाह आलम को दिल्ली सिंहासन पर पुनः बैठा दिया। तो 1772 में मराठों ने सम्राट शाह आलम को दिल्ली सिंहासन पर पुनः बैठाया। वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर नियुक्त होकर आया। तो वारेन हेस्टिंग जो था 1772 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त होकर आया और कंपनी द्वारा द्वैत शासन को समाप्त किया। तो पूछता है कि द्वैत शासन कब समाप्त हुआ? तो 1772 में। द्वैत शासन कब लागू हुआ था? 1765 में लागू किया था, ठीक है। 1765 में क्लाइव ने द्वैत शासन लागू किया था। कहाँ पे? तो बंगाल में। 1772 में इसको खत्म कर दिया गया किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग द्वारा। जब वो बंगाल का गवर्नर नियुक्त होकर जब आया था वो, उसने ही कर दिया, ठीक है। ये वाला मामला, कंपनी में द्वैत शासन समाप्त कर दिया 1772 में। इसको याद रखेंगे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, कई बार पढ़ा चुका हूँ इसको, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला 1774 में कंपनी समर्थित अवध के नवाब तथा रूहेलों के मध्य रूहेला का युद्ध हुआ। तो इसमें कंपनी समर्थन था किसको? अवध को। अवध को ज़्यादा कंपनी का समर्थन था और अवध के नवाब जो रूहेलों से युद्ध हो गया। तो रूहेला और रहेला का युद्ध हुआ था। रूहेला का युद्ध, कंपनी और अवध के नवाब एक साथ थे और रूहेला जो थे अलग थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 में बन गए।
तो प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग बन गया। कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, उच्च न्यायालय की नहीं, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अगला है 1775 में नंद कुमार को फांसी हो गई। 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। 1780 में 1784, देखिए पैरेलल सारा चल रहा है, इसी में हाल में लोग चल रहा है, इसको ध्यान देंगे हम लोग। 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1780 से 1784 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। अब देखिए अंग्रेज जो है कितना युद्ध लड़ रहे हैं, उधर जो है मराठों से लड़ रहे हैं, इधर जो है मैसूर में लड़ रहे हैं सब, ठीक है। और 1780 में ये महत्वपूर्ण घटना हो गई कि पूछता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। 1780 में जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट प्रकाशन किया। तो पहला समाचार अखबार था ये, 1780 में बंगाल गजट नाम से प्रकाशित हुआ, जेम्स हिक्की ने इसको चालू किया था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई। उस मृत्यु होने के बाद में तुरंत ही संधि करनी पड़ी उसको, ठीक है। तो जो संधि किया है, तो कौन संधि हुई, तो सालबाई की संधि हुई। सालबाई की संधि वो नहीं किया था, सालबाई की संधि ये मराठों 1782 में ये मराठों के बीच हुई थी, मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। हैदर अली ने नहीं किया, हैदर अली तो खत्म हो गया, तो वो कहाँ संधि कर लेगा। फिर अवध की बेगम से धन उगाही, तो छोड़िए। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक। भारत के मामले में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इसी में मैंगलोर की संधि हुई। तो मैंगलोर की संधि यही हुई थी 1782 में, जब हैदर अली खत्म हो गया। 1784 में जो मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान के साथ करके जो है युद्ध को समाप्त किया गया, ठीक है। अब जो आया खतरनाक आदमी बन के आ रहा है गवर्नर जनरल। 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 में गवर्नर जनरल बन के आया, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज और निजाम व मराठों की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। 1790 से 92 में कुछ ऐसा समीकरण बना कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है। तो टीपू सुल्तान था तथा अंग्रेज और निजाम और मराठा एक सेना थी, ये तीनों एक जगह थे और टीपू अकेले था। तो इनसे युद्ध हुआ 1790 1792 में, ठीक है। 1793 में बंगाल में अस्थायी भूकर व्यवस्था, मतलब कि जमींदारी प्रथा, अस्थायी बंदोबस्ती लागू होगी। अस्थायी बंदोबस्ती, अस्थायी बंदोबस्ती कब लागू हुई, तो 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती लागू हो गई, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। 1794 में महादजी सिंधिया का निधन हो गया, ठीक है। महादजी सिंधिया का पूछ सकता है आर में, तो इनका निधन कब हो गया, तो 1794 में इनका निधन हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो निजामों तथा मराठों के बीच खरदा का युद्ध हुआ। तो खरदा का युद्ध पूछ सकता है पीसीएस में। तो खरदा का युद्ध 1795 में किसके किसके बीच हुआ, तो मराठों के बीच तथा निजामों के बीच हुआ। 1798 में अहमद शाह अब्दाली ने पोते जमान शाह का भारत पर चौथी बार आक्रमण हुआ। तो अब 1798 में उसका पोता अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह जो चौथी बार आक्रमण कर रहा है भारत में, बेलेजली का गवर्नर जनरल बना। तो बेलेजली गवर्नर जनरल कब बना, 1798 से 1805 में रहा और काफ़ी जो है महत्वपूर्ण काम करके चला गया अंग्रेजों के लिए, लॉर्ड बेलेजली, ठीक है। तो लॉर्ड बेलेजली है। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है। इसमें जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और रणजीत सिंह का लाहौर पर कब्जा हो गया। तो उधर रणजीत सिंह अपना तहलका मचाए हुए थे, तो वो जो है उनका कब्जा हो गया कहाँ पे, तो लाहौर पे कब्जा कर लिया उन्होंने। और टीपू सुल्तान की मृत्यु पूछता है आपसे कब हुई, तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो गया, ठीक है। इसके बाद 1799 के बाद कौन सा वंश का शासन मैसूर पे आ गया, उसको बताइए। जो थोड़ा सा भी पढ़ा है वहाँ कमेंट करके बताएगा किसका शासन लग गया, जरूर बताइए इसको। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। तो इसको याद रखिएगा, नाना फडणवीस की मृत्यु जो हुई 1800 ईस्वी में हो गई। पूरा मौके पे ही मृत्यु हो गई इनकी। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी 1800 ईस्वी में हुई, तो इसको भी याद रखिएगा, बंगाल में। तो नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। 1801 में कर्नाटक का शासन पर कंपनी का अधिकार हो गया। कर्नाटक का शासन पर, तो कर्नाटक पर तो हो ही गया, शासन का कंपनी का अधिकार हो गया कर्नाटक पे 1801 में। 1802 में अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के बीच वसीन की संधि हुई। तो वसीन की संधि कब हुई थी, 1802 में हुई थी, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 1803 से 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 में। बादशाह अहमद शाह आलम द्वितीय जो है ब्रिटिश संरक्षण में चला गया। 1803 में बादशाह शाह आलम द्वितीय ब्रिटिश संरक्षण में चला गया। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार कर लिया। तो रणजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार कर लिया और अपनी धार्मिक राजधानी किसको बनाया था, तो अमृतसर को बनाया था किसने, 1805 में रणजीत सिंह ने, ठीक है। तो बेल्लोर का सैनिक विद्रोह, तो इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है।
बेल्लोर का सैनिक विद्रोह 1806 में हुआ था। अकबर द्वितीय बना शासक। फिर शाह आलम द्वितीय का उत्तराधिकारी बना कौन? तो अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और उनको अपना केस लड़ने के लिए लंदन भेजा था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अमेरिका भेजा, जहां अमेरिका कह रहे हैं, इंग्लैंड भेजा, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। 1808 में मैल्सन ईरान और एल्फिन एल्फिंस्टन काबुल के लिए शिष्टमंडल के रूप में भेजे गए। 1809 में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। तो अमृतसर की संधि इंपॉर्टेंट है, तो कब हुई थी? तो 1809 में हुई। और 1813 का चार्टर अधिनियम आया। 1814 से 1816 में नेपाल युद्ध हुआ। ये बात थोड़ा सही है। नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो 1814 से 1816 के बीच नेपाल युद्ध हो गया। गोरखा तथा कंपनी के मध्य सगौली की संधि हुई थी। सगौली की संधि किसके किसके बीच हुई थी? सगौली की संधि किनके किनके बीच हुई थी, ये पूछेगा अगर, तो गोरखा तथा कंपनी के बीच में 1816 में सगौली की संधि हो गई। काफी महत्वपूर्ण है ये। कभी कभी पूछता है पिंडारियों का दमन। तो पिंडारियों का अभियान जो था 1817 में 1818 में हुआ था। 1817 से 1818 में पिंडारियों का दमन हुआ। तो ये पूछता है कि पिंडारियों का दमन किसने किया था, तो याद रखेंगे हम इसको, लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है लॉर्ड हेस्टिंग। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, इंपॉर्टेंट है काफी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1819 में एल्फिस्टन बम्बई और मुनरो 1820 में महाराष्ट्र मद्रास का गवर्नर बना, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। 1824 से 1826 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। तो आंग्ल वर्मा थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो आंग्ल वर्मा को याद रखेंगे। 1826 से 1826 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। ये याडूब की संधि पूछता है। यांडबू की संधि जो 1826 से 1826 में हुआ। ठीक है। 1828 में विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बन के आया और चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1834 में भारत का जो है भारत का गवर्नर जनरल बना। तो भारत का गवर्नर जनरल पूछे आपसे कब बना, तो 1828 में विलियम बेंटिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। और जो है 1833 में वो जो है भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और ब्रह्म समाज की स्थापना इसी समय होती है और इसी समय सती प्रथा का जो है कानून आता है। तो 1928 में 1828 में ही कानून पारित हो जाता है। सती प्रथा का कानून पारित, सती प्रथा कानून पारित होता है। कानून पारित लागू कब होता है, तो लागू 1829 में लागू हो जाता है। प्रतिबंध हो गया 1829 में। कानून पारित 1828 में हो गया था, मगर लागू हो गया 1829 में। 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए और वहीं पे उनके 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। तो अकबर द्वितीय के लिए गए थे इंग्लैंड और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कभी भी। ठीक है, याद रखिएगा। तो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग और रणजीत सिंह के बीच रोपड़ में मुकाबला हुआ। अब मैसूर के राजा को पदच्युत कर दिया गया 1831 में। 1833 में नवीन चार्टर पारित हुआ और कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। तो कंपनी का व्यापारिक अधिकार अगर पूछे आपसे कब समाप्त हुआ था, 1833 में समाप्त हुआ था। ठीक है। आगरा प्रांत का सृजन हुआ। आगरा प्रांत का सृजन कब हुआ था? 1834 में आगरा प्रांत का सृजन हुआ। लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में 1834 में भारत आया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का प्रस्ताव जो है 1835 में आया। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। और लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष में नियुक्त हुआ। ठीक है। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा कब बनी? तो 1835 में बन गई। ठीक है। 1838 में कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह सूजा के बीच जो है त्रिदलीय संधि हुई। तो 1838 में त्रिदलीय संधि हुई, जिसमें कि शुरू रसिया के डर से संधि की गई थी। ठीक है। शाह सूजा जो था अफगानिस्तान का था, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र का था ये, तो याद रखेंगे इसको, अफगानिस्तान के क्षेत्र का था। रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कहीं पूछा है, रणजीत सिंह की मृत्यु जो है 1839 में हो गई थी। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हो रही है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण जो है घटनाक्रम है। ठीक है। लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हो गई। प्रथम आंग्ल युद्ध कब हो गया? तो 1839 1842 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। क्या कर दिया, पूछ दे रहा हूँ इसको। 1839 में सिंध की विजय हो गई। 1843 में दास प्रथा का प्रतिबंध, तो ये इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा का प्रतिबंध कब हुआ था? तो दास प्रथा का प्रतिबंध 1843 में हो गया। ठीक है। तो किसने किया था दास प्रथा का प्रतिबंध? तो इसमें लॉर्ड लॉर्ड हैलीफेकस था, गवर्नर जनरल लॉर्ड हैलीफेकस।
लॉर्ड हेलीफैकस कुछ था नहीं, कहाँ से ये सब आ रहा है? तो इसका उस समय जो था लॉर्ड एलनबरो था, लॉर्ड एलनबरो। पूछता है जो दास्ता का जो प्रतिबंध किसके समय लगा था, तो लॉर्ड एलनबरो के समय लगा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉर्ड एलनबरो इंपॉर्टेंट है ये। हेलीफैकस को भूल जाइए, हेलीफैकस को, लॉर्ड एलनबरो था, इंपॉर्टेंट है ये, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, 1845 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 1846 के बीच में आंग्ल सिख युद्ध। 1848 में जो है डलहौजी गवर्नर जनरल बन के आया। तो डलहौजी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखें डलहौजी को। 1848 से 1856 के बीच में डलहौजी जो था क्या बन के आया? तो गवर्नर जनरल बन के आया डलहौजी। फिर दूसरा आंग्ल युद्ध इसी के समय हुआ था, पंजाब का विलय कर लिया गया इसी में। तो 1848 से 1849 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और इसमें जो है बंगाल भी अपने विलय कर लिए सब अपने साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में। तो 1848 में व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत सतारा को लपेट लिया गया। तो सतारा को कब लपेटा गया? तो 1848 में। ठीक है, 1852 में दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हो गया। ठीक है, बम्बई से थाने तक प्रथम रेलवे जो लाइन बिछाई गई थी, कब बिछाई गई थी? 1853 में। नागपुर का विलय इसी समय कर लिया गया। नया चार्टर एक्ट आया इसी में 1853 में। और झांसी का विलय 1854 में कर लिया। सर चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति जो 1854 में ही आई थी, इंपॉर्टेंट है ये। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ। तो संथाल विद्रोह तो इतना पूछ दिया है हर एग्जामों में, या सुन के रो देंगे, इतना ज़्यादा पूछा है इसको। 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1856 में अवध का विद्रोह हुआ। अवध ब्रिटिश साम्राज्य में समामेलित हो गया। ठीक है, तो इसको मिला के गया अवध को। अवध के लिए क्या कहा? अवध को इस बात पे इसको लपेट लिया गया कि कुशासन के कारण, कुशासन। किसने रिपोर्ट दिया था? एक रिपोर्ट आई थी अवध के बारे में, एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट का क्या नाम है? एग्जाम में पूछा है। उस रिपोर्ट का क्या नाम है बताइए? तो जेम्स आउटट्रम था, जेम्स आउटट्रम, आउटट्रम। जेम्स आउटट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन की घोषणा करके डलहौजी ने अवध को अपने में विलय कर लिया, अपने राज्य में। और उस समय अवध का नवाब कौन था? जब विलय हुआ था अवध का नवाब कौन था, ये भी पूछ सकता है। तो नवाब वाजिद अली शाह था उस समय। ठीक है, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह था, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। 1857 में बम्बई, मद्रास और कोलकाता तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। तो 1857 में विश्वविद्यालय स्थापित हुए, ये भी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है, याद है। महान विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ जो है 1857 में हुआ था, 1857 की क्रांति। ठीक है, 1858 में 1857 के विद्रोह की समाप्ति हुई। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हो गई, और भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश के हाथ में चला गया, ब्रिटिश हाथों में चला गया, ब्रिटिश सरकार के हाथों में। 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया इसी में। ठीक है, पूछे कभी कि भारत परिषद अधिनियम कब आया था? तो 1861 में आया था। और भारतीय दंड संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता तो कब लागू हुई थी? तो इसी समय लागू हुई। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 आया, और भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता लागू तथा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया यहीं पे। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो 1861 में आया। ठीक है, और पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन भी इसी समय हुआ, पुरातत्व सर्वेक्षण गठन हुआ इसी समय। ठीक है, और इसी समय था कि 1861 के अधिनियम में विभागीय व्यवस्था लागू हुई, विभागीय व्यवस्था लागू हुई। ठीक है, और पुरातात्विक सर्वेक्षण का गठन भी इसी समय हो गया, तो इसको भी याद रखिएगा, पुरातात्विक सर्वेक्षण का गठन जो है इसी समय हो गया। ठीक है, अगला है, अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1865 से 1866 में उड़ीसा में अकाल पड़ गया। यूरोप के साथ संचार व्यवस्था समुद्री टेलीग्राफ सेवा स्थापित हुई। तो समुद्री टेलीग्राफ सेवा स्थापित कब हुई थी? तो 1865 से 1866 में। पंजाब में कुका विद्रोह कब हुआ था? तो 1872 में कुका विद्रोह हुआ था, इंपॉर्टेंट है। और जनगणना प्रथम बार हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्रोनोलॉजी दोनों पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, बिहार में अकाल 1873 में पड़ा। 1875 में बड़ौदा का राजा मल्लारराव गायकवाड़ जो है सिंहासन च्युत कर दिया गया, इसको हटा दिया गया सिंहासन से 1875 में। ठीक है, और अगला है इसमें कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब हुई पूछता है? 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में आर्य समाज की स्थापना इसी समय हो गई। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसी समय हो गई थी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना। 1876 में सम्राज्ञी विक्टोरिया कैसरे हिंद घोषित हो गई। तो कैसरे हिंद घोषित हो गई कब? तो विक्टोरिया। 1877 में लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली में दरबार आयोजित किया गया। तो लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली में दरबार कब आयोजित किया गया पूछता है। तो वो किया गया 1877 में। तो इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिटन बहुत बेकार था गवर्नर जनरल। उसी समय था 1876-78 में भीषण अकाल पड़ा था दक्कन में, बहुत लोग मर रहे थे। या दिल्ली में पीपुड़ू बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था बैठ के। 1878 में 1878 से 1880 के बीच में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ठीक है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हो गया। भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 आया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ये पूछ सकता है एग्जामों में, तो इसको थोड़ा सा गहराई से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये वाला 1878 से ये अधिनियम जो आया था 1878 में, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1880 से 1884 में लॉर्ड रिपन वायसराय बन के आया। तो भारत के लिए बहुत अच्छा आदमी था ये लॉर्ड रिपन। ठीक है, बहुत अच्छा आदमी था ये। तो ये वायसराय बन के आया। 1880 से 18 4 साल रहा था। 84 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम देखिए लाता है ये, बच्चों को काम करने के लिए रोकेगा। 1882 में स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की इसने। 1833 में इलवर्ट बिल लाया है। तो विवाद हो गया था कि जो इलवर्ट बिल का मामला यही था कि जो भी अंग्रेज का जो है वाद विवाद है, जो भी कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो वो जो है अब उनकी सुनवाई जो भारतीय जज थे वो भी कर सकते हैं। इस बिल में नियम था ये कि जो कहीं का जज हो, भारतीय जज हो, भारत का व्यक्ति का जज बनता है, या फिर विदेशी जज हो, कोई भी आदमी सबकी सुनवाई कर लेगा। इसका विरोध कर रहे थे। इससे पहले ये नहीं था, इलवर्ट बिल से पहले 1833 से पहले बात ये थी कि जो है अंग्रेजों का जो मुकदमा है उसकी सुनवाई भारतीय जज नहीं करेंगे, केवल जो है विदेशी जज करेंगे, अंग्रेज जज करेंगे वही करेंगे, भारतीय जज नहीं कर सकते। जो भारत के लोग हैं, जज बने हैं, वो लोग नहीं कर सकते हैं। मगर इलवर्ट बिल में इसको हटाए जाने का प्रयास किया गया, और बहुत भयंकर विद्रोह कह रहे हैं, विरोध किए सब अंग्रेज की, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बस डर के मारे इलवर्ट बिल विवाद इसी में हुआ और इसको रद्द कर दिया गया, पास ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है अंग्रेज। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अगला है कलकत्ता में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कलकत्ता में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ। 1885 में बंबई में राष्ट्रीय जो है कांग्रेस का जो है कांग्रेस बनी। 1885 में बंगाल कृषक अधिनियम पारित हुआ इस समय। ठीक है, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हो गया। तो जो है बंगाल टेनेंसी एक्ट कई बार पूछा है। तो बंगाल का जो टेनेंसी एक्ट है, बंगाल टेनेंसी बंगाल किराएदार या टेनेंसी कहते हैं, किराएदार नियम, किराएदार क्या कर रहे हैं, तो इसको कई बार एग्जाम में पूछा है बंगाल टेनेंसी का, तो इसलिए इसको याद रखेगा। उसी समय 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। जब गठन हो रहा था किसका? कांग्रेस का, उसी समय आंग्ल बर्मा युद्ध हो रहा था। ठीक है, अगला बात है इसमें कि महाराजा कश्मीर सिंहासन छोड़ने पर बाध्य हुए। प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा हुई। ठीक है, और जो 1891 में महत्वपूर्ण घटना हुई, एक सम्मति आयु बिल पारित हो गया। ठीक है, उसी समय मणिपुर विद्रोह हुआ, द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया, और इसके जो है 10 साल बाद द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम आता है 1891 में। ठीक है, तो उससे पहले जो है सम्मति अधिनियम बिल पारित हुआ। ये महत्वपूर्ण है ये वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पारित हुआ। द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम में भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 1891 में 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित हो गया। 1893 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया का गठन हुआ। मार्टिन डुरैंड के नेतृत्व में काबुल शिष्टमंडल भेजा गया। तिलक द्वारा गणपति उत्सव मनाए जाने की शुरुआत की गई। तो तिलक ने गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत की, इंपॉर्टेंट बात है ये। कब की? तो गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत इस समय की, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 1893 में ही कर दी थी उन्होंने, 1893 में कर दी थी। ठीक है, तिलक ने शिवाजी का उत्सव मनाना शुरू किया। तो तिलक जी शिवाजी उत्सव मनाने के लिए भी काफ़ी प्रेरित किया, मतलब कि बहुत आगे चले गए। 1895 में ही उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाने लगे, और इसका विस्तार उन्होंने किया था 1905 में, और पूरे देश में लागू करवा दिया इसको। तो इससे क्या हुआ कि जो मुसलमान थे वो लोग भी थोड़ा सा बैक होने लगे, हिंदुओं से दूर होने लगे, कि ये लोग तो गणेश जी का और शिवाजी का सब हिंदू अपना अपना सब त्यौहार मना रहने लगे सब,
तो हम लोग इसमें से अलग हो रहे हैं, तो उनको अलग थलग महसूस होने लगा। तो कहीं ना कहीं से बीज एक समझ लीजिए संप्रदाय का हल्का सा बोआ जा रहा है यहाँ से। 1896 से 1897 के बीच में राजपूताना, मध्य भारत और हैदराबाद दक्कन में भीषण अकाल पड़ गया। इसमें बम्बई में भीषण प्लेग फैला 1896 से 1897 के बीच में। ठीक है, 1897 में घटना हुई, चापेकर बंधुओं द्वारा पुणे में 2 अंग्रेज की हत्या कर दी गई, चापेकर बंधुओं द्वारा। फिर अगला जो है 1899 में कर्जन वायली जो है कर्जन कर्जन वायसराय के रूप में नियुक्त हुआ, वायली नहीं, कर्जन वायसराय जो है बना। और 1899 से 1905 ईस्वी में 5 ईस्वी तक वो रहा। और 1999 से 1900 के बीच भारत में एक अन्य भीषण अकाल जो है पड़ता है। ठीक है, 1904 में यंग हसबैंड के नेतृत्व में लहासा तिब्बत में शिष्टमंडल भेजा गया। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। तो ये पूछा एग्जाम में, 1904 में आया, इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में पूछा था इसको, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला 1905 में भारत लोक सेवक मंडल का गठन किया गया था, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इनका गठन हो गया 1905 में। बंगाल विभाजन घोषणा 1905 में हो गई। 1906 में लॉर्ड मिंटो शिमला में मुस्लिम प्रतिनिधित्व मंडल से मिला और मुस्लिम लीग का गठन हो गया। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट पड़ गई 1907 में। तो ये इंपॉर्टेंट घटना है, ठीक है, मुस्लिम लीग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट घटना थी। 1908 में मुजफ्फर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी हो गई। पूछता है खुदीराम को फांसी किस कारण हुई थी, तो मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण उनको फांसी हो गई थी। ठीक है, तिलक को राजद्रोह के अपराध में 6 वर्ष की सजा इसी समय सुनाई गई थी, राजद्रोह के समय। तो उन्होंने राजद्रोह क्या किया था, तो कौन सा पेपर पब्लिश करके कुछ लिख दिया था, बताइए पेपर का नाम। अगला 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार 1919 में आया, तो इसको याद रखेंगे। मदनलाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी। तो 1909 में जाके कर्जन वायली को मारते हैं वो, मदनलाल ढींगरा, इंपॉर्टेंट है ये भी, लंदन में मारते हैं। एसपी सिन्हा वायसराय के कार्यकारिणी पार्षद नियुक्त हुए। तो प्रथम जो थे कार्यकारिणी परिषद में एसपी सिन्हा जो थे नियुक्त होके गए, कार्यकारी परिषद में नियुक्त हुए। ठीक है, तो अगला है इसमें कि 1911 में फिर दोबारा है दिल्ली दरबार लगता है। ठीक है, तो 1911 में सेकेंड बार दिल्ली दरबार, ठीक है, दिल्ली दरबार लगता है। तो ब्रिटिश सम्राट आते हैं इसमें, तो किंग जॉर्ज पंचम था। ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम था। ठीक है, 2012 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई। और उस समय वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग था, याद रखेंगे, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। और लॉर्ड हार्डिंग के समय ही इसी में बम फेंक दिया गया था, लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, उसी पर बम फेंक दिए सब। 1913 में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह सफल हुआ और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय गदर दल का गठन हो गया। तो 1913 में गदर का गठन हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। 1913 में गदर पत्रिका प्रकाशित होती थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए से, वहीं पे गदर दल का गठन हुआ। ठीक है, 1914 में मांडले जेल से छूटे। 1914 में तिलक जेल से छूटे, मांडले से छूटे, कहीं छूटे उसका मतलब नहीं है, तिलक जेल से छूटे 1914 में। और 29 सितंबर को कामागाटा मारू जो है, जो जलपोत जो है, उसको वापस कनाडा ने लौटा दिया। तो कामागाटा मारू जो है 1914 में हुआ है, कई बार पूछा है एग्जाम में, तो इस बात को याद रखिए, कामागाटो मारू जो है 1914 में हुआ था। ठीक है, कामागाटा, ठीक है, 1914 में हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। 1915 में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन। तो 9 जनवरी को भारत आ गए और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस इन्हीं के आने पर मनाया जाता है। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, कमेंट करके बताइए। कहीं वो मदन मोहन मालवीय तो नहीं थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना किया। एनी बेसेंट ने मद्रास अडायार में होम रूल लीग की स्थापना की। और 1916 में एक चीज़ नहीं दिया है, लखनऊ समझौता होता है। 1916 में लखनऊ समझौता होता है। ठीक है, लखनऊ समझौता में 2 चीज़ होती है, एक तो कांग्रेस और गरम दल मिल जाते हैं, दूसरा है जो मुस्लिम लीग था, तो मुस्लिम लीग का जो है आके समझौता करती है कांग्रेस से। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पे आती हैं, और गरम दल और नरम दल भी आपस में मिल जाते हैं। तो 2 काम हुआ था 1916 में। ठीक है, और काम हुआ था कि तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की
और होम रूल लीग का ऑफिस कहाँ बनाया था इन्होंने, तो बताइए कर्नाटक में कहाँ पे बनाया था पूछता है। कर्नाटक की किस जगह पे होम रूल लीग का जो मुख्यालय बना था। तो थोड़ा उल्टा यहाँ बता दिया हूँ। जो होम रूल लीग जो है होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी वो केरल के बेलगाम में हुई थी, बेलगाम केरल में। वो सॉरी कर्नाटक में, केरल नहीं कर्नाटक है, कर्नाटक में हुई थी। और जो इसका मुख्यालय था वो पुणे में था, पुणे में था, ठीक है। और एनी बेसेंट ने मद्रास के अटायार में होम रूल लीग गठित किया था इन्होंने, ठीक है। और जो जहाँ जहाँ जो तिलक नहीं चलाया था होम रूल लीग, वहाँ वहाँ इन्होंने चलाया, किन्होंने, तो एनी बेसेंट ने, ठीक है। अगला है 1917 में गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 जून में एनी बेसेंट की नज़रबंदी हो गई। और 20 अगस्त को क्या हुआ, मॉन्टेग्यू की उत्तरदायी सरकार के विषय में घोषणा की। तो मॉन्टेग्यू ने उत्तरदायी सरकार के विषय में घोषणा की 20 अगस्त को। तो 1917 में हुआ। 1918 में भारतीय सेना में सम्राट का कमीशन मिलने की अनुमति, हुई 1818 में, 1918 में। भारतीय संघ का आंदोलन जो है 1918 में प्रारंभ हुआ। और 1918 में ही अहमदाबाद में आंदोलन हुआ, अहमदाबाद आंदोलन। गांधी जी ने किया था अहमदाबाद आंदोलन 18 में ही, याद रखेंगे 18 को। अगला है भारतीय श्रमिक ट्रेड यूनियन आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1818 में। 1800 क्यों आरंभ हुआ था, तो सोशोलॉजिस्ट थे, जो कि साम्यवादी भी थे। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, तो उसी में जब बहुत बदलाव हो रहा था, तो समाजवादी की विचारधारा जो है अब प्रभावित होगी, हमारे देश में बहुत हावी होगी। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल का आह्वान हो गया। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। और 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू अमृतसर से नगर निर्वासित हो गए। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है। और 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1919 में। तो 1919 में काफ़ी कांड हुए। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल, रॉलेट एक्ट आया, पहली बात रॉलेट एक्ट आया, उसके विरुद्ध में जो है हड़ताल हुआ, गांधी जी ने किया। फिर जो है 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अमृतसर से नगर निर्वासित कर दिया गया, भगा दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया उनको। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 में आ गया, ठीक है। याद रखेंगे 1919 में काफ़ी घटनाएं होती हैं। और 1920 में क्या हुआ, तो 1920 में समझिए पहले, तो इसमें क्या हुआ है 1920 में भाई, इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। जलियांवाला बाग ये इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर किचलू और सत्यपाल, रॉलेट एक्ट, ठीक है। अहमदाबाद, ये जो आंदोलन है ये अहमदाबाद आंदोलन। और अगला जो है इसमें क्या होता है, तो अगला है 1920 में क्या होता है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। जलियांवाला बाग पर जो हंटर आयोग की रिपोर्ट आती है, और उसमें जो है जो कांड में शामिल था सबको जो है बहुत बढ़िया बताया गया कि बहुत अच्छे थे वो लोग। उनको जाके ब्रिटेन में उनको सम्मान मिल रहा था। अगला गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ में यहीं पे खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, तो खिलाफत आंदोलन भी प्रारंभ हुआ, ठीक है। खिलाफत आंदोलन किसके लिए था, तो ये जो था तुर्की के जो खलीफा थे उनके विरुद्ध में, अंग्रेजों के विरुद्ध में ये मुस्लिम लीग कर रही थी। तो नवंबर 1919 में खिलाफत जो है आंदोलन पूरा हुआ। 1919 नवंबर में खिलाफत आंदोलन। और 1 अगस्त 1919 को असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन चला। तो खिलाफत जो कमेटी की स्थापना हुई थी, खिलाफत कमेटी की नवंबर में हुई थी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था, और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार का आह्वान कर दिया गया वहीं पे, ठीक है। याद रखिए 1919 नवंबर में, सॉरी नवंबर में, हाँ नवंबर में, ठीक है। कब तक चला था ये, तो 1922 तक चला था दोनों आंदोलन। 1919 तक दोनों आंदोलन चले थे, 1922 तक चले थे, 1922 तक, ठीक है। जलियांवाला बाग के बाद खत्म हो गया। अगला 1920 में एम एन रॉय द्वारा ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया। तो भारतीय साम्यवादी दल का गठन जो किया था एम एन रॉय द्वारा, वो कब किया गया था, तो याद रखेंगे हम इसको, वो किया गया था 1920 में, साम्यवादी दल का। 1921 में इंपॉर्टेंट विद्रोह हो गया, मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट पे। चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की स्थापना पूछ सकता है। तो 1921 में चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस के नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई। 1922 में 4 फरवरी को चौरा चौरी कांड हो गया, ये महाकांड था। इसी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन एकदम पीक पे था इस समय। अब तुरंत ही गांधी जी ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। काफ़ी लोग नाराज हुए इससे, ठीक है। 12 फरवरी को महात्मा गांधी का आंदोलन वापस लेना। तो 4 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ। 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने आधिकारिक तौर पर उन्होंने क्या किया, आंदोलन को वापस ले लिया।
बहुत बड़ी घटना थी ये। ठीक है, 1924 में कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ था। अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन कानपुर में हो गया। ठीक है, 1925 में विट्ठल भाई पटेल ने, अभी एक मामला यहाँ पे हुआ, ये एक छोड़ दिया है। तो 1923 में क्या हुआ था, 1923 में पूछता है, तो क्या स्वराज दल की स्थापना हुई थी ना, तो स्वराज दल की स्थापना हुई थी, स्वराज दल। ठीक है, तो याद रखिएगा 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई थी, इस बात को भी याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, किसने किया था, तो एम एन रॉय और सी आर दास ने मिलकर किया था इसको। एम एन रॉय और सॉरी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर किया था इसको, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय साम्य दल की स्थापना किसने की थी, तो एम एन रॉय ने की थी। कहाँ पे, ताशकंद में की थी, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला है। ठीक है, 1924 में कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। ठीक है, साम्यवादी दल का जो गठन हुआ था कहाँ पे, तो कानपुर में, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो था 1924 में और क्या हुआ था, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए गठन हुआ था। ठीक है, एचआरए गठन हुआ था। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, तो इसके संस्थापक सदस्य में राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, सचिंद्र नाथ बख्शी थे, सचिंद्र सान्याल थे, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी थे, ये लोग थे इसमें। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल में शामिल थे इसमें, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो याद रखिएगा इसको, 1924 में एचआरए का गठन हुआ था कानपुर में, हुआ था, ये भी याद रखिए, कानपुर में। ठीक है, तो 1924 में हुआ था। 1925 में विट्ठल भाई पटेल विधानमंडल में, सॉरी विधानसभा में प्रथम भारतीय अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो विट्ठल भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। तो इनका कहाँ पे हो गया था, तो इनका हो गया था विधानसभा में गठन, उनका नियुक्ति हो गया 1925 में। 1927 में साइमन कमीशन आया। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। नौसेना अधिनियम पारित हुआ 1927 में। मुस्लिम लीग का विभाजन हो गया 1927 में, तो मुस्लिम लीग का विभाजन भी हुआ था 1927 में, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और अगला है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, नेहरू रिपोर्ट आई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है एग्जामों में। तो इसमें जो जो एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा था, उसको कौन नकार दिया था, तो उसको इन्हीं के पुत्र ने नकारा था, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी, दिल्ली में। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना, दिल्ली में हुई थी, दिल्ली, फिरोज शाह कोटला मैदान में। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो क्या था, एचआरए जो 1924 में बना था ये वाला, इसी का नाम बदला गया था, इसमें सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, कृषि के लिए शाही आयोग का रिपोर्ट आई थी इसमें, कृषि के लिए शाही आयोग की रिपोर्ट इसी समय आई थी, शाही आयोग की रिपोर्ट कृषि के लिए। ठीक है, शारदा एक्ट जो हिंदू महिला तथा युवकों के 14 तथा 18 वर्ष से कम आयु में विवाह निषिद्ध कर दिया गया। तो शारदा एक्ट पूछता है क्या था शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट था, इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। हिंदू महिला और पुरुषों की जो उम्र है, तो महिला की 14 वर्ष से और तथा 18 वर्ष से कम आयु जो पुरुष की, विवाह निषिद्ध हो गया, जो वर्तमान में, अभी नहीं, वर्तमान में नहीं चल रहा है। इसको शारदा एक्ट में था, पुरुष जो है 18 वर्ष का होना चाहिए, महिला 14 वर्ष की होनी चाहिए कम से कम। साम्यवादियों के विरुद्ध मेरठ में षड्यंत्र हो गया इसी समय। ठीक है, और 1928 में ही जो था, क्या था, साइमन कमीशन आया जब, तो लाला लाजपत राय को इसी में चोट लगी थी 1928 वाले में, याद रखिएगा इसको। 1929 के 8 अप्रैल को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का विधानसभा में बम फेंक दिया इन्होंने। तो विधानसभा में बम कब फेंके थे, तो 8 अप्रैल 1929 को। 31 अक्टूबर को लॉर्ड इरविन की भारत स्वशासन के विषय में घोषणा की गई। इरविन ने घोषणा किया, क्या घोषणा किया इरविन ने, तो स्वशासन की घोषणा की इसने, कि स्वशासन के रूप में घोषणा की कि आप अगर जो है कि हम स्वशासन देंगे आपको। तो इसके बाद में गांधी जी 11 सूत्री मांग रखेंगे अपनी। ठीक, तो इसमें क्या था, इसके 31 दिसंबर को लाहौर अधिवेशन हुआ, 31 दिसंबर को जो है लाहौर में अधिवेशन हुआ। ठीक है, और जो स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्ण स्वराज का निश्चय किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग कौन करने लगा, तो जवाहरलाल नेहरू करने लगे 31 दिसंबर लाहौर अधिवेशन में। 1929 में ये भी हुआ था। ठीक है, 1929 में ये 3-4 घटनाएं हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में 1930 में 1 जनवरी को पंडित नेहरू ने लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक झंडा फहराया। 1 जनवरी को झंडा फहरा दिया लाहौर में 1930 में। कौन फहराया, तो जवाहरलाल नेहरू ने फहरा दिया। ठीक है,
और 14 फरवरी को कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया और 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू कर दी। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया इन्होंने और 25 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। तो गैर कानूनी घोषित हो गई थी कार्य समिति, याद रखेंगे। और 1929 का रिसेशन भी आया था, दुनिया में मंदी आई थी 1919 का, तो इसको भी अगर चाहे तो याद रख सकते हैं। 1929 में ही रिसेशन आया, दुनिया में मंदी आई थी। ठीक है, अगला है 1931 में क्या हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। 23 मार्च को भारत और भगत सिंह और सुखदेव को फांसी, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी हो गई। ठीक है, तो 1931 में 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई। तो गांधी जी का विरोध करते हैं गांधी इरविन समझौता में, क्यों नहीं गांधी जी ने उनको भगत सिंह और सुखदेव को बचा लिया। तो इसमें गांधी जी समझौते में शामिल था कि जो राजनीतिक बंदी हैं, राजनीतिक बंदी जो हैं उनको छोड़ दिया जाए। मौलवी राजनीतिक बंदी नहीं थे भगत सिंह, सुखदेव और ये लोग उस समय उनके हिसाब से ये लोग उग्रवादी थे। जैसे आज उग्रवादी हम लोग देखते हैं, माओवादी देखते हैं, उसी तरह से इनको मानते थे उस समय के लोग। ठीक है, तो इस वजह से इनके बारे में कुछ सोचा नहीं गया। ठीक है, तो ये सब मामला पूरा हो गया था। उसके बाद में प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, वहाँ पे जाके गांधी जी, जो गांधी इरविन समझौता के बाद में 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन होता है नवंबर दिसंबर में, तो गांधी जी जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, पहले में नहीं जाते, दूसरे में जाते हैं। और वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे, मगर कोई उसका फायदा इनको नहीं होता है, फिर वापस आ जाते हैं। और 1932 में सांप्रदायिक निर्णय दे देता है। मैकडोनाल्ड जो था वहाँ का प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, तो उसने सांप्रदायिक निर्णय दे दिया। किनको, तो अम्बेडकर जी को दे दिया कि जाइए, और जो आपका अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया किनको, तो हिंदू में जो उस समय नीची जाति जिनको मानते थे वो लोग, दलितों को उन्होंने वो दे दिया सांप्रदायिक, कहा कि आप जाइए। और जैसे मुस्लिम लीग को जो था कि मुसलमान ही वोट दे सकता है, कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है, मुस्लिम का अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, उसी तरह से दलितों का अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। ठीक है, तो गांधी जी ने अनशन कर दिया और आमरण अनशन किया, और तभी गांधी जी का पूना समझौता हुआ। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ 1932 में, याद रखेंगे। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हो गया था। इंपॉर्टेंट है ये, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हो गया। 1935 में 4 अगस्त को भारत सरकार अधिनियम पारित हो गया। तो 1935 में 4 अगस्त को भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। 1937 में नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकार गठन हुआ। तो चुनाव जो हुआ था, पूछता किस के आधार पर हुआ था, तो 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 का चुनाव हुआ था। संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई थी 1937 में। वार्धा शिक्षा योजना आई थी, गांधी जी के विचारों के आधार पर वार्धा शिक्षा योजना जो है आई थी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो वार्धा शिक्षा योजना आई, संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, तो काफ़ी चीज़ें धड़ाधड़ हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कांग्रेस समाजवादी दल की पार्टी का जो है गठन हुआ, और एम एन रॉय ने 1934 में ही सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। तो 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी, 1934 में, याद रखिएगा। ठीक है, और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सुभाष और गांधी जी के विवाद हो गया, त्रिपुरी संकट कहते हैं उसको। तो 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ। सुभाष बाबू का कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया गया। अक्टूबर में वायसराय की घोषणा की, भारत में प्रादेशिक स्वशासन स्थापना ब्रिटिश शासन का अंतिम उद्देश्य होगा, और कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। तो क्यों दिया, तो क्योंकि कांग्रेस के से बिना पूछे जो 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार भी 1939 में शुरू हो गया था, याद रखिएगा। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार, तो भारत को बिना पूछे ही क्या किया उन्होंने, जो लॉर्ड लिथगो था उस समय वायसराय था, तो उसने भारत से बिना पूछे ही, या जो कांग्रेस की जो मंत्रिमंडल थी, से बिना पूछे ही भारत को युद्ध में झोंक दिया। तो इसी वजह से कांग्रेस ने पूरा इस्तीफा दे दिया, जहाँ जहाँ कांग्रेस अपना सरकार बनाए थे वहाँ सब इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद में 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो उनको मुक्ति महसूस हुई, अंग्रेजों उनको, मुसलमानों को। तो उन्होंने मुसलमानों को, मतलब उस समय की मुस्लिम जो लीग थी उनको, मुसलमान जो वर्तमान के इनके लिए नहीं, जो उस समय के मुस्लिम लीग के जितने भी नेता थे उनको लगा कि हम मुक्त हो गए, तो उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो रही है, याद रखिएगा इसको, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो गई। ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया। पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है मुस्लिम लीग ने 1940 में पारित कर दिया, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो लाया।
कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है अक्टूबर में से दिसंबर में प्रारंभ हुआ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू। कहाँ से शुरू किया गया था? तो पवनार पवनार से चालू किया गया था। पवनार पवनार जो गांधी जी का आश्रम था वहां से चालू किया गया था। ठीक है। 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु, दुखद था ये। फिर 1942 में रंगून पर जापान ने बम वर्षा तथा सिंगापुर जीत लिया। ठीक है। और उसके बाद में 1942 में ही एक क्रिप्स मिशन आया था। कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 1942 में पारित हो गया था। कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन भी क्रिप्स प्रस्ताव के बाद हुआ। ठीक है। 1943 में जून में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की स्थापना की सरकार का गठन किया तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना, और जून में ही सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन किया तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण कर दिया। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हो गई। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। मुस्लिम लीग ने अपनी कराची सत्र में डिवाइड एंड क्विट, बांटो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट जो है, बांटो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। तो ये लोग अलग अलग ही सीना चौड़ा हो रहे थे लोग। 1945 में क्या हुआ? तो मई जून में यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है। और बेबेल ने शिमला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और दिल्ली के लाल किला पे प्रसिद्ध आईएनए मुकदमा भी 1945 में हुआ। तो आईएनए मुकदमा याद रखिए, बेबेल प्लान पूछता है। तो 1945 में बेबेल प्लान आया था। ठीक है। और दिल्ली पे लाल किला में जो प्रसिद्ध आईएनए मुकदमा 1945 में ही चला था। ठीक है। यूरोप में युद्ध की समाप्ति हो गई 1945 में। 1939 से 1945 में युद्ध की समाप्ति मई और जून में। ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला 1946 में क्या हुआ? तो 1946 में 18 फरवरी को बॉम्बे में नौसेना विद्रोह हो गया। नौसेना विद्रोह इंपॉर्टेंट पूछता है। तो नौसेना विद्रोह कब हुआ था इसको याद रखेंगे। 1946 में 18 फरवरी को बॉम्बे नौसेना विद्रोह। ठीक है। मार्च जून में मंत्रिमंडल शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन भारत आया। तो 1946 में, जून 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। जुलाई में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए और 2 सितंबर जवाहरलाल आंतरिक सरकार के प्रधानमंत्री बन गए। तो 2 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू जो है आंतरिक सरकार के प्रधानमंत्री बने। 2 सितंबर को। 9 दिसंबर को दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हो गया। 9 दिसंबर को दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हो गया। 1947 में 20 फरवरी को इटली द्वारा, यहीं पे 13 दिसंबर नेहरू जी ने प्रस्तावना दिया था, प्रस्तावना पेश किया था 1946 में। संविधान सभा के सामने जो है प्रस्तावना पेश किया था नेहरू जी ने, इसको याद रखेंगे। ठीक है। और 1947 में क्या हुआ? तो 20 फरवरी इटली द्वारा 1948 से पूर्व भारत को छोड़ने की घोषणा कर दी गई। ठीक है। और तीसरा है 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारतीय को राज्य सत्ता देने की घोषणा कर दी गई। ठीक है। और जून में ही डिग्गी प्लान आया था, डिग्बी प्लान। तो इसको कहते थे, माउंटबेटन प्लान को डिग्बी प्लान कहते थे। ठीक है। याद रखिएगा, डिग्गी प्लान कहते थे। डिग्बी ने डिग्गी या डिग्बी दोनों में कह सकते हैं। तो ये प्लान था। जुलाई में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हो गया और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक है। और 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। 1948 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। 1948 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की स्थापना। सितंबर में ऑपरेशन पोलो चला। ऑपरेशन पोलो किसके लिए चला था? तो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चला। कश्मीर विवाद भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो इसका कश्मीर मुद्दा को भेज दिया गया, जो आज तक वही झेल रहा है। वहीं जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भारत में शामिल कर दिया गया। 1948 में जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भारत में शामिल। 1949 में नया संविधान स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है। और 1950 में भारतीय गणतंत्र का नया संविधान लागू हुआ और राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बने 1950 में। भारतीय राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में। और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हो गया। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए और राष्ट्रीय विकास परिषद गठन हुआ 1951 और 52 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग। 1957 में द्वितीय आम चुनाव संपन्न हुए, कांग्रेस के प्रचंड बहुमत मिली इसमें। 1962 में तृतीय आम चुनाव हुआ। तिब्बत की सीमा पर भारत चीन झड़प हो गई। 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ। 1964 में 27 मई को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हो गया और 1966 में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ। 1966 में 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। 1966 में 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई ताशकंद में।
20 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1966 में 20 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। और 1971 में 3 दिसंबर को भारत पाकिस्तान जो है युद्ध हो गया, जो कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, तो 1971 तक हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी एक क्रोनोलॉजी आपको समझ में आई होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है क्रोनोलॉजी, आप इसमें से आराम से जो जो इंपॉर्टेंट लगे आप उसको लिख सकते हैं। एक इससे भी छोटा मैं वीडियो बनाऊंगा अभी क्रोनोलॉजी का, जो एग्जाम में डिट्टो वहीं से पूछेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं उस वाली वीडियो में, चाहे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।